हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई थिंक आप सभी ठीक होंगे। तो शुरू करते हैं आज अपने एग्जाम गाइड एनालिसिस क्वेश्चन में। दोस्तों, इस वीडियो में अपन भारत के संविधान की जो 12 अनुसूचियां हैं उनके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया है? कौन सी परियोजना है ये? रामागुंडम परियोजना। तो पहले अपन ये देख लेते हैं इस एक्सप्लेनेशन को, फिर आप बता देंगे आंसर क्या होगा। तो जो ये रामागुंडम परियोजना है, इसे शुरू किया गया है अपने तेलंगाना में, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। दोस्तों, यह सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र है जो कि एनटीपीसी द्वारा स्थापित किया गया, अर्थात जो अपनी एनटीपीसी है उसके द्वारा इसे चालू किया गया। दोस्तों, इस सोलर प्लांट की क्षमता है वो कितनी है? 100 मेगावाट है। इस परियोजना को 49 ब्लॉकों में बांटा गया है, जिसमें से प्रत्येक ब्लॉक में 2.5 मेगावाट की क्षमता है और प्रत्येक ब्लॉक में एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म तथा 11,200 सौर मॉड्यूल्स का मैट्रिक्स शामिल है। दोस्तों, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म में एक ट्रांसमीटर, एक इन्वर्टर और एक एचटी ब्रेकर भी शामिल है। यह परियोजना एक उन्नत तकनीक और पर्यावरण के अनुकूल सुविधाओं के साथ संचालित की जाएगी। दोस्तों, यह जलाशय है वो 500 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, यहीं पर यह परियोजना बनाई हुई है। तो अब आप इसका आंसर बता सकते हैं कि जो ये परियोजना है ये अपने तेलंगाना में शुरू की गई है। दोस्तों, अपन जान लेते हैं कि जो अपना यहाँ पे एनटीपीसी दे रखा है ये कौन सी संस्था है। इसके बारे में जहाँ बात करें तो एनटीपीसी की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। क्या है? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। दोस्तों, यह है जो एनटीपीसी है अपना जो पावर मिनिस्ट्री अर्थात जो अपना विद्युत मंत्रालय है उसके अंडर आती है और ये केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र है, अर्थात ये पीएसयू है, अर्थात पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। दोस्तों, जो एनटीपीसी है वो एनटीपीसी आरईएल तथा एनटीपीसी की 100% हिस्सेदारी वाली कंपनी है, अर्थात एनटीपीसी में 100% हिस्सेदारी है एनटीपीसी आरईएल की। ठीक है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी है एनटीपीसी, जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी। कब की गई थी? 1975 में इसको स्थापित किया गया था, जो भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है। सॉरी, इसका उद्देश्य नवाचार द्वारा संचालित किफायती और कुशल और पर्यावरण के लिए अनुकूल तरीके से विश्वसनीय बिजली तथा संबंधित समाधान प्रदान करना है। अर्थात यह जो इनोवेशन है इलेक्ट्रिसिटी में उसका ध्यान रखते हुए, पर्यावरण और आदि चीजों का ध्यान रखते हुए एक विश्वसनीय बिजली प्रदान करने का काम करते हैं, या फिर कोई समस्या वगैरह हो जाता है तो उसके समाधान को भी सुलझाती है। दोस्तों, एनटीपीसी को मई 2010 में महारत्न कंपनी का स्टेटस दिया गया था सरकार के द्वारा, और इसका हेडक्वार्टर है वो अपने नई दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है, ध्यान रखना, इसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था 2010 में। ये पूछ लिया जाता है, ऑप्शन दे देंगे आपको एग्जाम में कि इनमें से कौन सी कंपनी महारत्न या नवरत्न के स्टेटस में आती है। तो आप ध्यान रखना कि जो एनटीपीसी है वो अपनी एक महारत्न कंपनी है, जो कि भारत की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी है। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका की प्रथम महिला डॉक्टर जिल बाइडेन ने सम्मानित किया है? तो दोस्तों, जो गीतांजलि राव है उसको अमेरिका की जो प्रथम महिला है डॉक्टर जिल बाइडेन ने सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप जीती है? अंडर 19 चैंपियनशिप है जो कि फुटबॉल क्षेत्र में आयोजित की गई थी हाल ही में। तो दोस्तों, इसने जीता है अपने भारत ने। भारत ने इसको जीतने के लिए जो पाकिस्तान है उसको हराकर सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप है वो अपने इसका जो खिताब होता है वो अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य विधानसभा में एक डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों सॉरी, वर्तमान क्षेत्र में डिजिटल युग चल रहा है, हर चीज डिजिटलाइज हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो अपनी विधानसभा वगैरह हैं जो चल रही, जो कागजी काम उन पर चलता था, उसी को दूर करने का प्रयास करते हुए केंद्र सरकार एक प्रोग्राम चला रही है। इस सभी क्षेत्रों को डिजिटल किया जाए ताकि जो पेपरलेस वर्क है वो किया जा सके और जो समय बर्बाद होता है उसको बचाव किया जा सके। तो जो डिजिटल विधानसभा जो हाल ही में उद्घाटित की गई है वो अपने गुजरात विधानसभा क्षेत्र में की गई थी, जिसका उद्घाटन अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की है। अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, जो कि देश की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। ध्यान रखना, जो अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। पहली थी अपनी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो संत पीपाजी के गुरु का क्या नाम था? आई थिंक मोस्टली ये लोग आप जानते होंगे कि संत पीपाजी के गुरु का क्या नाम था। पहले अपन संत पीपाजी की चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था 1425 ईस्वी में गागरोन में हुआ था। इनके पिता का नाम कडावा राव खींची था और माता का नाम लक्ष्मावती था। दोस्तों इनके बचपन का नाम प्रताप सिंह था और इनके गुरु का नाम क्या था? रामानंद। तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, इनके गुरु का क्या नाम था? रामानंद। ठीक है दोस्तों, संत पीपाजी ने भक्ति आंदोलन में अलग जगाने वाले प्रथम संत माने जाते हैं। अर्थात मध्यकाल के दौरान जो भक्ति आंदोलन था उसका बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हो रहा था, उसके अलग जगाने वाले जो प्रथम संत थे वो संत पीपाजी थे। संत पीपाजी हैं वो दर्जी समुदाय से बिलोंग करते थे और इनका जो भव्य मंदिर है वो समदड़ी बाड़मेर में स्थित है। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इनका जन्म हुआ था गागरोन में और इनके बचपन का नाम प्रताप सिंह, गुरु का नाम रामानंद था। ये दर्जी समुदाय से बिलोंग करते हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इनका मंदिर है वो सामदड़ी बाड़मेर में स्थित है। दोस्तों ये भी ध्यान रखना कि संत पीपाजी है वो अपने जैसे कि कबीर हैं, दादू दयाल हैं, इनकी जरा ये जो निर्गुण भक्ति है, जो निर्गुण ब्रह्मा है, ईश्वर है, उसमें ये विश्वास करते थे। सॉरी, इनकी छतरी है वो गागरोन झालावाड़ में स्थित है। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ लिया जाता है संत पीपाजी की छतरी कहाँ है। तो संत पीपाजी की छतरी है वो अपने गागरोन झालावाड़ में स्थित है। दोस्तों जो संत पीपाजी है वो दिल्ली सुल्तान फिरोज तुगलक को हराने वाले एक महत्वपूर्ण संत है। तो पूछ लिया जाए कि जो दिल्ली सुल्तान फिरोज तुगलक है उनको परास्त किसने किया था? संत कौन है? वो संत पीपाजी। इनके ग्रंथों की बात की जाए तो इन्होंने मुख्य रूप से 2 ग्रंथ लिखे थे। एक तो लिखा था चेतावनी जो और दूसरा लिखा था श्री पीपाजी की बाणी। ठीक है, इनकी गुफा है वो टोडा टोक में स्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखना इनका जन्म हुआ था गागरोन में। इनके गुरु का नाम रामानंद है। ये दर्जी समुदाय से जुड़े हुए थे। इनका भव्य मंदिर है वो सामदड़ी बाड़मेर में स्थित है और इनकी जो छतरी है वो गागरोन झालावाड़ में है और इनका जी गुफा है वो टोडा टोक में। इनकी जो 2 प्रसिद्ध कविताएं हैं अर्थात जो ग्रंथ हैं वो श्री पीपाजी की बाणी और चेतावनी जोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुजरी महल ग्वालियर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो दोस्तों गुजरी महल है वो ग्वालियर अपने मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसका निर्माण राजा मान सिंह ने करवाया था। ठीक है, मान सिंह तोमर थे, उन्होंने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस संगीत वाद्य यंत्र को हिंदू और मुस्लिम दोनों वाद्य यंत्रों में सबसे मिश्रण करके उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो दोस्तों जो अपना सितार है, सितार जो हिंदू और मुस्लिम जो गाना वाद्य है उनका सबसे उपयोगी मिश्रित संगीत रूप में अर्थात दोनों क्षेत्रों में इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। दोनों धर्मों में सितार अपना एक महत्वपूर्ण मूल्य रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सम्रागण सूत्रधार किसकी रचना है? कौन सी रचना है सम्रागण सूत्रधार, किसने लिखी थी? तो दोस्तों अपने जो राजा भोज थे उन्होंने लिखी थी सम्रागण सूत्रधार।
ध्यान रखना सम्रांगण सूत्रधार किसकी रचना है, राजा भोज की रचना है। अब अपना लास्ट क्वेश्चन है, यदि नया राज्य बनाना है तो संविधान की कौन सी अनुसूची में संशोधन करना होगा। तो दोस्तों कोई भी नया जिला नया जो राज्य बनाया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, अगर उसको किसी संविधान अनुसूची के तहत बनाया जाता है तो जो अपनी पहली अनुसूची है वो इसके निर्माण की बात करती है, तो इसी में संशोधन करके नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। अब अपन देख लेते हैं भारत की जो अब अपन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं और उनके बारे में क्या कुछ कहा गया है। दोस्तों भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं जो कि विभिन्न विषय से संबंधित है। पहली अनुसूची है वो राज्यों के नाम और उनके क्षेत्राधिकार से संबंधित है, ठीक है। इसके साथ इसमें केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाओं के बारे में बताया गया है, ठीक है। ध्यान रखना पहली अनुसूची है तो उसमें राज्यों के नाम और उनके जो क्षेत्राधिकार आते हैं, क्या क्षेत्र आते हैं क्या नहीं होता, उनके बारे में बताया गया। साथ में जो केंद्र शासित प्रदेश और जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं उनके नाम और उनकी सीमाओं के बारे में उल्लेख किया गया। जो संविधान का आर्टिकल 1 और 4 है अपना, ठीक है, जो संविधान का भाग 1 है उसी में इसके बारे में विस्तार से बताया गया पहली अनुसूची में। बात करें दूसरी अनुसूची की, तो दोस्तों दूसरी अनुसूची है उसमें जो विभिन्न व्यक्ति हैं उनकी उपलब्धियों, उनके जो वेतन भत्ते होते हैं, साथ में उनके जो विशेषाधिकार होते हैं उनके बारे में बताया गया। तो कौन कौन लोग हैं जिनकी दूसरी अनुसूची में उल्लेख किया गया था, जो पद है उसमें आ जाते हैं अपने राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल, ठीक है। अपने जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो, और विभिन्न राज्यों के जो गवर्नर होते हैं वो इसमें आते हैं। उनके व्यक्तियों की जो वेतन भत्ते और जो विशेष अधिकार होते हैं वो इसमें उल्लेख किए गए हैं। साथ ही लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष शामिल होते हैं, और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। वही राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, ठीक है। ध्यान रखना लोकसभा और राज्य विधानसभा अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आते हैं, उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, उपसभापति। वही राज्य विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति, उपसभापति। इसके अलावा अपना सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश आता है और हाई कोर्ट का न्यायाधीश आता है, ठीक है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना कि इसमें अपना नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक है वो भी आते हैं, ठीक है। किस किस के विशेषाधिकार आते हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, और जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो जज हैं वो, और जो अपने केग है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक वो इसमें आते हैं। दोस्तों इससे संबंधित संविधान के अनुच्छेदों की बात की जाए जो इनसे रिलेटेड है, उसमें आता है अनुच्छेद 59, 65, 75, 97, 125, 148। 148 में अपने जो केग है वो आते हैं 158, 164, 186 और 221। 164 में अपने राज्यपाल आते हैं, ठीक है सॉरी, और 125, 197 और 65, 59 में अपने राष्ट्रपति आ जाते हैं, ठीक है। उनके विशेष अधिकारों के बारे में और जो भत्ते हैं उनके बारे में बताया गया। बात करते हैं संविधान की तीसरी अनुसूची के बारे में। दोस्तों तीसरी अनुसूची में जो विभिन्न पद हैं, अपने जो मंत्री वगैरह होते हैं वो शपथ लेते हैं और प्रतिज्ञान लेते हैं, उससे रिलेटेड अनुसूची है। इसमें शपथ जो प्रतिज्ञान लेते हैं वो शामिल है अपने जो केंद्रीय मंत्री होते हैं वो, संसद के निर्वाचित उम्मीदवार और संसद के सदस्य तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक हो गए, ये सभी आते हैं, ये 5 लोग अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। फिर आते हैं राज्यों के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचित उम्मीदवार, विधानमंडल के सदस्य और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, ये चारों आते हैं अपने राज्य स्तर पर, ठीक है। केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय मंत्री, संसद के निर्वाचित उम्मीदवार, संसद के सदस्य, सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट तथा किए जाते हैं। राज्य स्तर पर मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य और विधानमंडल के सदस्य तथा हाई कोर्ट के जज आ जाते हैं, ठीक है। दोस्तों इनसे रिलेटेड अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 75
इसमें अपने केंद्रीय मंत्री आ जाते हैं। अनुच्छेद 84-99, अनुच्छेद 124 में अपने सुप्रीम कोर्ट के जज आ जाते हैं। अनुच्छेद 146 में अपना जो केग होता है वो आ जाता है। इसके अलावा 173, 188 और 219 आर्टिकल आते हैं। 219 में अपने जो हाई कोर्ट के जज होते हैं वो आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना 75, 84, 99, 124, 146, 173, 188 और 219। अब बात करते हैं अपन संविधान की चौथी अनुसूची के बारे में। तो दोस्तों चौथी अनुसूची है, उसमें राज्यसभा में जो अपने राज्य हैं, विभिन्न राज्य हैं, 28 राज्यों जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको कितनी कुछ सीटें राज्यसभा में आवंटित की जाएंगी उनके बारे में बताया गया है। तो राज्यसभा में सीटों की आवंटन की बात की जाए केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के लिए, तो वो चौथी अनुसूची है। इसमें अनुच्छेद आता है अपना 4 और अनुच्छेद आता है 80। ठीक है, 2 अनुच्छेद आते हैं 4 और 80। वही 5वीं अनुसूची की बात की जाए तो ये अपने अनुसूचित क्षेत्र और जो अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, के प्रशासनिक और जो नियंत्रण संबंधी प्रावधान है वो 5वीं अनुसूची में उल्लेख किए गए हैं। इसमें आर्टिकल आता है अपना 244। ठीक है, कौन सा है? 244। चौथी अनुसूची है वो राज्य विधानसभा में सीटों के आवंटन की बात करती है। राज्यसभा में 5वीं है वो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण की बात करती है। बात करते हैं अपन छठी अनुसूची की। तो दोस्तों छठी अनुसूची में ध्यान रखना ये 4 राज्य आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इनको ध्यान रखना है ATM के नाम से। ठीक है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, इसमें ध्यान रखना मणिपुर नहीं है, यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं अपन कि इसमें अनुसूची में मणिपुर है कि नहीं, तो इसमें मणिपुर नहीं है। इसमें मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम है। से संबंधित जो जनजातीय क्षेत्र है उनके प्रशासन संबंधी यहाँ पर प्रावधान है। अर्थात असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो जनजातियां निवास करती हैं उनके प्रशासन के बारे में जो प्रावधान किए गए हैं वो अनुसूची 6 में किए गए हैं। दोस्तों इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो 244 है और 275 है। संविधान की 7वीं अनुसूची की बात की जाए तो उसमें जो राज्यों की शक्तियों का जो विभाजन है उसके बारे में उल्लेख किया गया, अर्थात जो अपनी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में बताया गया। अर्थात संघ और राज्यों के बीच में जो शक्तियां हैं उनको बांटा गया है 7वीं अनुसूची में। 3 सूचियों के थ्रू बांटा गया है, एक तो संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। दोस्तों संघ सूची में टोटल 98 विषय हैं। मूल रूप से इसमें 97 विषय थे, बढ़कर 98 होंगे। वही राज्य सूची में 59 विषय हैं, मूल रूप से 66 थे जो कि कम हो गए। और वही समवर्ती सूची में 52 विषय थे, मूल रूप से 47 थे जो कि बढ़कर 52 हो गए। ठीक है, तो ध्यान रखना संघ सूची में 98 आते हैं, राज्य में 59 और समवर्ती सूची में 52 विषय इंक्लूड है। दोस्तों संघ सूची होती है उसमें रिलेटेड जो विषय होते हैं जैसे कि विदेश संबंधी मामले, परमाणु ऊर्जा संबंधी मामले इसमें शामिल होते हैं। उन पर केवल और केवल जो केंद्र सरकार है वही कानून बना सकती है। वही राज्य सूची पर जो विषय होते हैं उन पर राज्य सरकार कानून बनाती है, जैसे कृषि, पुलिस हो गया, जल प्रबंधन हो गया, फसल हो गई आदि। ठीक है, लेकिन कुछ अनुच्छेद ऐसे भी हैं जिनके थ्रू केंद्र सरकार को यह शक्ति दी गई है कि वो राज्य सूची पर भी कुछ विषय बना सकती है। ठीक है, कंपल्सरी नहीं है कि मतलब राज्य बनाए, राज्यों के अनुरोध पर केंद्र सरकार भी राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकती है। वही समवर्ती सूची होती है उसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, जैसे कि वन क्षेत्र हो गया अपना। ठीक है, जो समवर्ती सूची है उससे अनुच्छेद 246 रिलेटेड है। अब अपन बात करते हैं संविधान की 8वीं अनुसूची के बारे में। दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची में जो अपनी जो भारतीय भाषाएं हैं उनको संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। संविधान में मूल रूप से 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, वर्तमान में ये 22 भाषाएं हो गई हैं। तो पूछ लिया जाता है एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए कि मूल रूप से संविधान में कितनी भाषाएं शामिल थी, 14 और वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं। इनमें मुख्य रूप से है, इनका नाम ध्यान रखना पूछ लिया जाता है, असमिया, बंगाली, बोडो, गुजराती, डोगरी, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी,
कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सांथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। इसमें उर्दू भी शामिल है। गाइस 1967 के जो 21वां अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसमें सिंधी भाषा को संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, 21वें संविधान संशोधन में जो सिंधी लैंग्वेज है उसको संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें जोड़ा गया था। वहीं अपना जो 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, उसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये 3 भाषाएं हैं जिनको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। और 2003 का जो अपना 92वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें बोडो, मैथिली, डोगरी, संथाली भाषाओं को शामिल किया गया। अर्थात जो अपना 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसके थ्रू एक भाषा को, सिंधी को, 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषाओं को, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को, और 92वें संविधान संशोधन में 4 भाषाओं को, बोडो, डोगरी, सांथाली और मैथिली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। गाइस एक और भाषा थी उड़िया, जिसका नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया, वो भी अपने 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 में इसका नाम बदल दिया गया था। संविधान में बात करें कि 8वीं अनुसूची से कौन से अनुच्छेद रिलेटेड है तो वो 344 और 351 वो अपनी भाषा और राजभाषा के बारे में बात करता है। अब अपन देख लेते हैं संविधान की 9वीं अनुसूची। दोस्तों 9वीं अनुसूची है वो भूमि सुधारों और जमींदारों प्रथा के उन्मूलन से रिलेटेड है। अर्थात जो भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानसभाओं और अन्य मामलों से निपटने के लिए संसद ने एक अधिनियम बनाया था। ठीक है, उसी से यह संबंधित है। इसमें क्या कहा गया था कि जो अपना प्रथम संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत अपने संविधान को अमेंडमेंट करके यह चीज जोड़ी गई कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक जांच नहीं की जा सकती। ठीक है, अतः सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अपने संसद ने जो पहला संविधान संशोधन अधिनियम किया था प्रथम 1951 में जवाहरलाल नेहरू के समय भूमि सुधारों से रिलेटेड था। दोस्तों उस समय क्या हुआ था कि जो अपना भूमि का जो संपत्ति का अधिकार था वो अपने मौलिक अधिकारों में शामिल था। तो इसी के आधार पर यह एक कानून आया था, क्योंकि उस समय लैंड रिफॉर्म थे वो देश में लागू करने थे, तब लाया गया था प्रथम संविधान संशोधन, जिसमें संसद ने कहा कि इसमें जो विषय शामिल होंगे वो न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं आएंगे, अर्थात जो सुप्रीम कोर्ट है उन पर अपना निर्णय नहीं दे सकती। हालांकि 24 अप्रैल 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 9वीं अनुसूची है उसकी कोर्ट समीक्षा कर सकती है। अर्थात वर्तमान में अपन ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट है वो जो अपनी 9वीं अनुसूची है उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकती है। तो ये पूछ लिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट 9वीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। हाँ, ऑब्वियसली कर सकती है। ठीक है, इससे संबंधित जो अनुच्छेद था वो 31B है। अब बात करते हैं अपन 10वीं अनुसूची के बारे में। दोस्तों अपना दल बदल विरोधी कानून है उसके ऊपर 10वीं अनुसूची आई थी। अर्थात दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की नियमितता से संबंधित प्रावधान है वो 10वीं अनुसूची में किए गए थे। इस अनुसूची में जो अपना 1985 में 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ उसके थ्रू एक दल बदल विरोधी कानून लाया गया था। अर्थात जो 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1985 वाला वो अपने दल बदल कानून से संबंधित है, जो कि 10वीं अनुसूची से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है दल बदल कानून इसलिए लाया गया था क्योंकि कुछ लोग हैं वो एक पार्टी को छोड़ के दूसरी में ना चली जाए, दूसरी को छोड़ के तीसरी में ना चली जाए। इस आधार पर यह कानून लाया गया था कि जो पार्टियां होती हैं उनमें स्थिरता बनी रहे। अगर मतलब जैसे 50% सदस्य होते हैं, 2/3 सदस्य किसी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो उसे दल बदल नहीं माना जाएगा। लेकिन 1-2 सदस्य अगर किसी पार्टी को छोड़ते हैं और दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं तो उसे दल बदल विरोधी माना जाएगा और उसकी सदस्यता संसद और जो राज्य विधानसभा है उसमें समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों अपना अनुच्छेद 102 है और अनुच्छेद 91 है वो अपने दल विरोधी कानून है, दल बदल विरोधी कानून उससे जुड़े हुए हैं। दल बदल विरोधी कानून से एक बहुत फेमस कोट आती है गयाराम आयाराम। ठीक है,
इसी पे ध्यान रखना, दल बदल विरोधी भावना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985। अब बात कर लेते हैं अपन 11वीं अनुसूची के बारे में। तो दोस्तों 11वीं अनुसूची है वो पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में बताती है। पंचायतों को क्या शक्तियां दी गई हैं, उन्हें क्या अधिकार प्राप्त है, उनके क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए, उनके बारे में 11वीं अनुसूची में व्याख्या की गई है। ध्यान रखना 11वीं अनुसूची में टोटल 29 विषय शामिल हैं और इसे 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के थ्रू संविधान में जोड़ा गया था। यह जो अनुच्छेद आता है वो अनुच्छेद 243 जी आता है। भाई 12वीं अनुसूची की बात करें तो वो नगर पालिका को जो शक्तियां दी गई है, उनके अधिकार, उत्तरदायित्व, उनको 12वीं अनुसूची में शामिल किया गया है और इसमें 18 विषय आते हैं और ये जोड़ा गया था 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में। ठीक है, तो अपना 73वां संविधान संशोधन है वो पंचायतों के बारे में आता है और 74वां संविधान संशोधन है वो आता है अपनी नगर पालिकाओं के बारे में। 29 विषय हैं वो पंचायतों से जुड़े हुए हैं और 18 विषय हैं वो नगर पालिकाओं को दिए गए हैं। ठीक है, 11वीं अनुसूची है वो पंचायतों से जुड़ी हुई है और 12वीं अनुसूची है वो नगर पालिका से जुड़ी हुई है। ठीक है, नगर पालिका की जो 12वीं अनुसूची है वो अनुच्छेद 243 डब्ल्यू के तहत उल्लेख किया गया। तो ये खत्म हो गई अपनी अनुसूचियां। अपने इस लेक्चर में विस्तार से अपने संविधान की अनुसूचियां, उनके बारे में जाना और जो कुछ क्वेश्चन थे उनके बारे में अपन ने चर्चा की। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिलूंगी मैं। थैंक यू।